मेरा प्रश्न कल एक जो प्रश्न आया था कि हर हर क्षेत्र में एक सरफिरे की जरूरत होती है, उसी से आगे बढ़ते हुए। तो सर्वप्रथम तो मेरे को आप में वो सरफिरा दिखता है, क्योंकि जैसे आज से 15-20 साल पहले अगर कोई बोलता कि वेदांत को जनमानस तक पहुंचाना है, तो पहली कोई ये भी नहीं बोलता कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बल्कि बोलते कि आपको क्यों पहुंचाना है, मतलब उसमें है क्या ऐसा जो आपको देना चाहिए। तो उससे मेरे को आपके अंदर काफी प्रेम दिखता है। अब जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो आपको लगता है जिनको जिनको ऐसे सरफिरों की जरूरत है? देखो, टेक्नोलॉजी का तो इस्तेमाल करना होता है। किस दिशा में इस्तेमाल करना है, इसके लिए एक अलग सही आध्यात्मिक सोच चाहिए। बेटी, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल विध्वंस के लिए भी हो सकता है और संरक्षण के लिए भी हो सकता है। अभी विध्वंस के लिए हो रहा है, तो ऐसे लोग चाहिए जो बचाव के लिए उसका इस्तेमाल करें। वहाँ दिक्कत ये आएगी कि हम जिसको विध्वंस बोल रहे हैं वो संसार की नज़र में प्रगति, विकास या डेवलपमेंट है, तो उसके पैसे मिलते हैं। आप अगर एक बिल्डर हो, आप किसी तरीके से कोई जुगाड़ करके कहीं पर कोई जंगल काट देते हो और वहाँ पर रेजिडेंशियल स्पेस या कमर्शियल स्पेस निकाल लेते हो, तो ये जो आपने विध्वंस करा है इसका आपको मुनाफा मिलता है। और ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से सृजन करना, क्रिएशन करना या संरक्षण करना, प्रोटेक्शन करना कोई बड़ा मुश्किल काम है। काम मुश्किल नहीं है, बस इतनी सी बात है कि उसके पैसे नहीं मिलेंगे या मुश्किल से मिलेंगे या कम मिलेंगे। हो तो वो भी जाएगा। वहाँ पर समस्या टेक्नोलॉजिकल नहीं है, वहाँ पर समस्या साइकोलॉजिकल है। ऐसे बंदे चाहिए जो अपने लाभ हानि की परवाह करे बिना टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करें। टेक्नोलॉजी तो क्या है, आपके हाथ का खिलौना है, आप उसको जिधर को खेलना चाहो खेल दोगे। लेकिन टेक्नोलॉजी के किस इस्तेमाल पर आपको पैसे वगैरह मिलेंगे ये समाज तय करता है। आप एक बहुत ज़रूरी और एक बहुत खूबसूरत सॉफ्टवेयर लिख सकते हो, लेकिन हो सकता है कि समाज उसकी कदर ना करे, और जब समाज उसकी कदर नहीं करेगा तो समाज उसके एवज में आपको कोई पारिश्रमिक, कोई लाभ, मुनाफा देने नहीं वाला। तो दिल ऐसा चाहिए जो कहे कि काम सही करना है, अब उसके लिए कुछ मिला तो अच्छी बात है, कम मिला तो भी चला लेंगे। एकदम नहीं मिलेगा तो चला नहीं पाओगे, क्योंकि जीना तो तुम्हें भी है। तो उसमें कुछ यत्न ऐसा करना पड़ेगा, कुछ युक्ति लगानी पड़ेगी कि काम चलाने लायक संसाधन भी मिलते रहें जो कर रहे हो। तो इस तरीके से काम कठिन है, मुश्किल नहीं है, हो जाता है। तो ये एक भाव चाहिए, जज्बा, पैशन, और जो कर रहे हो उसमें आनंद आता रहे। बाकी मैंने कल सरफिरा एड़ा ये सब कहा था, वो प्रोत्साहित करने के लिए कहा था, डराने के लिए नहीं कहा था। ये मेरे साथ बड़ी समस्या है, जब मैं किसी को प्रोत्साहित कर रहा होता हूँ तो वो उल्टे कई बार डर और जाते हैं कि क्या। इतना मुश्किल नहीं है, हो जाता है।
ठीक है, हो जाता है। और कुल मिला करके फायदे का ही सौदा रहता है। देखो, रुपया पैसा हो सकता है कम मिले, लेकिन ज़िंदगी में और भी चीज़ें होती हैं, उन्हीं चीज़ों के लिए आप रुपया कमाना चाहते हो। वो चीज़ें अगर आपको मुफ्त मिलने लग जाएं तो क्या बुराई है। लोग बहुत सारा रुपया कमाना चाहते हैं क्योंकि उस रुपए से वो बहुत सारी चीज़ें खरीदना चाहते हैं। चीज़ें हमेशा भौतिक, टेंजिबल नहीं होती, है ना। उदाहरण के लिए आप चाहते हो कि आप एक तरह की संतुष्टि पाओ, कंटेंटमेंट, उसके लिए आप पैसा खरीदते हो, उससे आप शॉपिंग करते हो, कहते हो शॉपिंग कर लूँगा तो भीतर थोड़ी संतुष्टि मिल जाएगी। वो संतुष्टि अगर शॉपिंग करे बिना ही मिल रही हो तो, वो संतुष्टि अगर महीने के 1,00,000-2,00,000 रुपए की कीमत की है तो सही काम करके ये 1,00,000-2,00,000 का अतिरिक्त लाभ हो गया या नहीं हो गया, बोलो। तो जो लोग बेकार के काम करके कमाते बहुत हैं, उनका पैसा फिर बेकार ही जगहों पर खर्च भी बहुत होता है। कॉस्ट ऑफ अर्निंग बहुत हाई है। अब हमारे साथ ये समस्या रहती है ना, हम ये देखते हैं कि कौन कितना कमा रहा है, हम ये नहीं देखते कि वो जो कमा रहा है उस कमाने की क्या कॉस्ट है। कॉस्ट ऑफ अर्निंग समझ रहे हो कि अगर तुमको 1,00,000, 2,00,000, 2,50,000, जो भी 50,000, जितना भी तुमको मिलता है, उतना पाने के लिए तुम्हें खर्च कितना करना पड़ता है। तो हम बड़े विचित्र लोग हैं जो पूरा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट नहीं बनाते। हम सिर्फ रेवेन्यू फिगर देख के खुश हो जाते हैं। पैकेज कितना है, सीटीसी कितनी है, कितना मिल रहा है ये देख लेते हो। जो मिल रहा है उसे घर लाने के लिए खर्च कितना करना पड़ता है ये नहीं देखते। उदाहरण के लिए अगर तुमको रोज 2 घंटे ट्रैफिक में फंसना पड़ता है तो ये कॉस्ट है या नहीं है, लेकिन आप इसको कभी मोनेटाइज करके एक पीएनएल नहीं बनाते, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट नहीं बनाते कि चलो मुझे मिल रहे हैं 1.5 लाख रुपए, लेकिन ये जो मैं रोज 2 घंटे अपनी जिंदगी के लगाता हूँ उसकी क्या कीमत है, उसको 1.5 लाख में से माइनस करो। वो नहीं करते ना हम। या फिर 1.5 लाख आप घर लेकर के आ रहे हो, आप उसमें ये नहीं देखते कि उस 1.5 लाख को घर लाते ही उसमें से तुरंत आपको 50,000, 75,000 तो खर्च करना पड़ता है सेटिस्फैक्शन खरीदने के लिए। क्योंकि आपकी जो जॉब है वो मूल रूप से असंतुष्टि कारक है। वो जॉब आपको रोज घर भेजती है भीतर एक असंतुष्टि, एक डिससेटिस्फैक्शन दे करके। फिर उसको मिटाने के लिए आपको महीने में तरह तरह से इधर उधर कुल मिला करके 50, 75 इत्यादि खर्च करना पड़ता है। तो उसको आप नहीं गिनोगे, उसको माइनस करना चाहिए ना अपने पैकेज से। नहीं करना चाहिए माइनस, पर उसको अपने पैकेज से कोई माइनस करता नहीं। हम खुद को ही धोखा देते हैं, हमें लगता है हम बहुत कमा रहे हैं, बहुत कमा रहे हैं। सही काम करने में एक लाभ ये होता है कि पैसा रुपया मान लो तुम्हारे पास कम भी आ रहा है, तुम्हारे खर्चे बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि तुमको साइकोलॉजिकल फुलफिलमेंट के लिए खर्च करने की ज़रूरत नहीं रह जाती। ये बात अगर आप समझ लें तो आपको बड़ी राहत मिलेगी। आपका बहुत सारा जो पैसा है जो बेकार के काम करके या बेकार के बिजनेस करके आता है, वो उस बेकार के काम को सस्टेन करने में ही खर्च हो जाता है। नहीं समझ रहे? मुझे रात को बाहर निकलने का ज़रा शौक है, तो 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे मैं अपना निकल जाता हूँ और कहीं गए कुछ खा पी करके फिर वापस आ जाता हूँ, और फिर इंतज़ार करता हूँ कि सुबह वीडियो पब्लिश होगा तो उसको एक बार देख करके ही सोता हूँ। उसको देखना बहुत ज़रूरी होता है। आज की वीडियो का टाइटल में अंग्रेज़ी में बीस्ट आना चाहिए था, वहाँ बीट आ गया। तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि देखूं कि क्या छाप दिया। तो
अभी 2-4 महीने पहले की बात है, मैं गया ग्रेटर नोएडा में, तो बैठ गया वहाँ पर, 2-4 ईटरीज हैं, तो वहाँ बहुत सारे ये खड़े हुए थे जोमेटो वाले, जो जोमेटो बॉयज़ होते हैं ना, और वो अपना बड़े खुशी खुशी बात कर रहे थे कि ऐसा है वैसा है, उनको बड़ी मौज आ रही थी। तो मैंने उनमें से 2-4 को बुला लिया, मैं कहा वो बात करते हैं, कहा कि क्या है, कैसा चल रहा है ज़िंदगी में। बोले हम बहुत खुश हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है। बोले हमने तो नाइट वाली पकड़ी है, इसमें ट्रैफिक भी नहीं मिलता और बड़ा सही रहता है, लोग ऑर्डर करते हैं एकदम देर रात 2 बजे, फिर जब तक पहुंचाने जाओ तो सो जाते हैं, जब सो जाते हैं तो हम खा भी लेते हैं, तो कोई समस्या ही नहीं है, लाइफ बिल्कुल कूल है। मैंने कहा अच्छी बात है। मैंने कहा कितना कमाते हो महीने का? तो कोई बोला 12,000, कोई बोला 15,000, कोई कुछ बोला। मैंने कहा अच्छा अच्छा। और बड़े खुश, बोले इतना मिल रहा है, पुरानी नौकरी में तो इतना मिलता भी नहीं था। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने उनसे 2-4 बातें पूछी, बहुत ज़्यादा पूछने का मेरा दिल नहीं हुआ क्योंकि उन बेचारों की खुशी उड़ने लगी। मैंने कहा जैसे भी हैं मस्त हैं, मैं क्यों इनको परेशान करूं। मैंने उनसे पूछना शुरू किया तुम्हारा फ्यूल कितना लगता है? वो उन्होंने ठीक से कैलकुलेट ही नहीं करा था। फिर मैंने उनकी बाइक के वियर टियर के बारे में पूछा, बहुत मोटा मोटा उनको उसका अनुमान था, उन्होंने ठीक से कभी देखा नहीं था कि बाइक में उनका कितना लग जाता है। एकदम मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं इनसे पूछूं कि हेल्थ कॉस्ट्स, क्योंकि अगर वो गिनवा लेता तो इनको पता चलता कि इनके पास महीने में 5,000 भी नहीं बचता है। और हेल्थ कॉस्ट उसमें ऐसी भी हो सकती हैं जो हिडन हो, जो ये आज ना दे रहे हो पैसा पर कल देंगे, पर इनको पता नहीं है। तो अब ये प्रसन्न हो रहे थे रात में कि ये 15,000 कमाते हैं, जबकि तथ्य ये था कि ये 5,000 कमा रहे हो शायद। ये हम सबके साथ होता है। एक जोमेटो बॉय है, उसकी 15,000 है, एक कोई दूसरा व्यक्ति हो सकता है, IT प्रोफेशनल है, नया नया, उसकी हो सकता है कि साल का 15 लाख का पैकेज हो। उसको भी नहीं पता है कि उसकी जो कंपनी है उसे कुल मिला के 15 लाख नहीं 2 ही 4 लाख देती है, बाकी तो उसका अपना खर्चा है। पर हम अपने आप को खूब बेवकूफ़ बनाए रहते हैं, सेल्फ डिसेप्शन। हमको ये लगता रहता है अरे नहीं इतना बड़ा पैकेज है, इतना बड़ा पैकेज, जो बताने में अच्छा लगता है ना, दुनिया को बताओ। फिर अपने हाथ में आ जाए, खुद खर्च करो, तो अहंकार को ऐसा लगता है कि ये तो मैंने खर्च करा। वो आपने खर्च करा नहीं, वो खर्च करना आपकी मजबूरी थी अपनी जॉब को सस्टेन करने के लिए, तो आपने खर्च थोड़ी करा है, वो तो आपसे खर्च करवाया गया है। वो खर्च आप नहीं करोगे तो आपकी नौकरी नहीं चलेगी। तो 15 लाख के पैकेज वाले को अगर ये पता चले कि वास्तव में उसका टेक होम, रियल टेक होम सिर्फ 4 लाख रुपए है, उसका दिल टूट जाएगा। लेकिन फिर भी वो 15 लाख वाली नौकरी किए जाएगा। क्यों? क्योंकि सुनने में अच्छा लगता है 15 लाख। अब यही आपको कहा जाए कि आप एक बेहतर काम करिए, आप किसी ऐसी जगह काम कर लीजिए, किसी ऐसी कंपनी में काम कर लीजिए जो टेक्नोलॉजी का अच्छा इस्तेमाल कर रही है, लेकिन वहाँ पर आपको 6 ही लाख मिलेगा साल का, तो आप मानोगे नहीं। भले ही वहाँ पर ये हो कि 6 में से 5 आपका बच जाना है। अध्यात्म इसीलिए ज़रूरी है ताकि आप में ये विजडम हो कि आप समझो कि 15 लाख की ऐसी नौकरी जिसमें आपके पास रियल एक्रूअल 4 का होता है, उससे बेहतर है 6 लाख की नौकरी जिसमें आपके पास रियल एक्रूअल 5 का होता है। पर हम इस तरह की अकाउंटिंग कभी करते नहीं है। और अभी मैंने इसमें इंटेंजिबल्स तो जोड़े नहीं। अगर इंटेंजिबल्स जोड़ो तो फिर हो सकता है वो जो 6 लाख वाली हो बहुत बहुत फायदेमंद हो। वो 6 लाख वाली नौकरी ऐसी भी हो सकती है जिसमें 6 तो आपके पास कैश आता है और बाकी सब कुछ काइंड में आता है। क्या काइंड में आता है? अच्छा मानसिक स्वास्थ्य, जीवन में एक समुचित उद्देश्य, आत्मसम्मान। वो छोटी चीज है, आपको पता है आप एक ऐसा काम कर रहे हो जो बहुत बहुत जरूरी है।
उससे जो सीना मजबूत रहता है उसकी कोई कीमत नहीं है क्या? पर हम इन चीज़ों की कोई कीमत ही नहीं लगाते। हम इनको क्वांटिफाई करके कभी देखते नहीं है कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ इसमें ये सब भी तो फायदे हैं, तो मेरा कुल पैकेज कितना बड़ा हो गया। सही काम करने वाला ये गिन नहीं पाता कि उसका कुल पैकेज कितना ज़्यादा बड़ा है, वो सिर्फ ये देखता है पैसा कितना मिला है। और गलत काम करने वाला कभी ये देख नहीं पाता कि उसका कुल पैकेज कितना छोटा है। वो बस ये देखता है कि मेरी कंपनी ने मुझे ऑफर लेटर पे लिख के दे दिया है 15 लाख CTC, तुझको लगता है 15 लाख है। अरे 15 लाख नहीं है तेरी, तू गरीब है। दो तरीके से गरीब है, पहले तो ये 15 लाख तेरा सब खर्च हो जा रहा है उसी जॉब को सस्टेन करने के लिए, दूसरे ये जो नौकरी है ये तुझे अंदर से खोखला करे दे रही है और उसकी कॉस्ट तू गिन नहीं रहा है। अभी एक कॉलेज में सेशन हुआ, वहां मैंने बोला गुड स्पिरिचुअलिटी इज गुड इकोनॉमिक्स। आदमी इकोनॉमिकली भी बैंकरप्ट होता है, मेंटली तो होता ही होता है, इकोनॉमिकली भी होता है। उसको पता ही नहीं होता है कि लाभ क्या हानि क्या। वो उल्टे पुल्टे कैलकुलेशन कर रहा होता है और यही सोच रहा होता है कि मैं तो खूब कमाता हूं, खूब कमाता हूं। संस्था में लोग हुए हैं, यहां भी सब अच्छे ही बैकग्राउंड से हैं एजुकेशनली, तो उनके सब बैचमेट्स वगैरह होते हैं, वो दूसरी जगहों पर काम कर रहे हैं, टिपिकली IT इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। और वो लोग जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ उनको संस्था जितना देती है उससे 3 गुना 5 गुना मिल रहा हो, और ज़्यादा मिल रहा हो, कौन जाने। लेकिन फिर बीच बीच में होता है, आकर बताते हैं, कहते हैं कि वो वहाँ काम करता है, बहुत बड़ा कोई ब्रांड है, वहाँ काम करता है और मुझसे उधार मांग रहा था और मैंने दे भी दिया। संस्था में जो लोग काम करते हैं बहुत नहीं है, लेकिन फिर भी इतना होता है कि बाहर वालों को उधार भी दे देते हैं, क्योंकि वो जो बाहर है उसका बस पैकेज हाई है, और पैकेज के साथ जो कॉस्ट है वो और हाई है, बच नहीं रहा उसका कुछ। और वो जो पैकेज है उसके साथ जो उसको लाइफस्टाइल कंपल्सरीली मेंटेन करनी पड़ती है वो और हाई है। तो उसका बच क्या रहा है? बस वो अपने आप को सांत्वना दिए हुए कि मैं उस्ताद हूं और ये देखो मेरा पैकेज। तो इतना नहीं डरना चाहिए ना, इतना सोचना चाहिए हाय मेरा क्या होगा, हाय मेरा क्या होगा। कुछ नहीं होता, मौज होती है। सही काम करो, मस्त होके करो, डरने की कोई बात नहीं है। नहीं चलेगा तो 2 साल बाद सोच लेना कि भूल हो गई, और क्या। इतनी सारी भूलें तो वैसे भी करते ही रहते हो, नहीं करते? 1000 तरीके की गलतियां हम करने को तैयार हैं, एक गलती सत्य के पक्ष में भी करके देख लो, या नहीं? क्या होगा? सबक मिल जाएगा। कह देना कि भाई ये अध्यात्म वगैरह या कि सही जिंदगी ये सब बेकार की बातें हैं, आजमा के देख लिया, जिंदगी के 2 साल 4 साल दे दिए, अब नहीं करेंगे, अब हम जा रहे हैं अपना वापस कॉर्पोरेट में, या जो भी धंधा था वो दोबारा उसी में जा रहे हैं। पर एक बार जिंदगी में बंदे को आजमा के तो देखना चाहिए ना। मरमुरा जाओगे ऐसे ही, क्या फायदा? कोरे कोरे बिल्कुल। वैसे ही होगा कि जैसे गोवा आए और एक भी बार पानी नहीं छुआ। ज्यादातर लोग जिंदगी ऐसे ही जीते हैं। बीच की रेत खा जाते हैं बस। क्या किया? रेत खा रहे थे, पानी नहीं छुआ। ऐसे जीना है। कोई इतनी बड़ी चुनौती नहीं है, इतना कोई डरने की बात नहीं है। बाहर बैठे रहोगे, सोचते रहोगे तो डर लगता रहेगा। ज्वाइन द एक्शन, डर लगना अपने आप बंद हो जाता है।
और भी बातें होती हैं, मतलब देखो चीज़ बहुत दूर तक जाती है। लाइफस्टाइल डिसीजंस बहुत बड़ा खर्चा होते हैं कि नहीं होते हैं? ये अच्छे से समझ लो कि अगर तुम वही एक साधारण किस्म की ग्लैमर वाली नौकरी वगैरह कर रहे हो, अब जवान आदमी हो, तुम आगे शादी वगैरह करोगे तो तुमको लड़की भी उस कंपनी जैसी ही मिलेगी, जैसी वो कंपनी है ना, बाहर बाहर से एकदम ग्लैमरस और भीतर भीतर बहुत कॉस्टली, लड़की भी वैसी ही मिलेगी। तो तुम तनख्वाह तो कमा लोगे, वो बचेगी क्या? ये बात सही है कि नहीं है? ये जितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, खास तौर पे मल्टीनेशनल ब्रांड्स, उनमें काम करते हुए आप क्या सात्विक मन रख सकते हो? बस पूछ रहा हूँ। वहाँ तो सारी बात ही, आप कैंटीन में भी वहाँ बैठे हो, कुछ भी कर रहे हो, मीटिंग्स कर रहे हो, आउटिंग्स कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वहाँ पे तो उसी तरह के लोग होते हैं, बातें भी वैसे ही करते हैं। तो वहाँ पर आपके जितने लाइफस्टाइल डिसीजंस होंगे वो भी उसी तरीके के होंगे, और वो सब बड़े महंगे निर्णय होते हैं। फिर वहाँ पे आपकी उम्र का कोई होगा, वो बात कर रहा होगा, हाँ भाई मैं BMW लेने की सोच रहा हूँ। एक दूसरा बैठा हुआ वो कह रहा है कि मैंने एक फलानी जगह पे 4 BHK बुक करा दिया 2.5 करोड़ का। एक बैठा है वो बोल रहा है, वो मेरी फियांसी बोल रही है कि देखो पेरिस तो हर कोई जाता है, मुझे मार्स जाना है। यही सब तो बातें होती हैं, और क्या होता है? अब वहां पर बैठ के तुम क्या करोगे? तुम वहां बैठे गीता पढ़ोगे क्या? तुम भी वहां फिर किसी खर्चे का ही कार्यक्रम बनाओगे। तो तुम्हें लगता रहेगा कि कमा बहुत रहे हो, तुम कमा क्या रहे हो? तुम खर्च कर रहे हो। और कुछ खर्चे हैं देखो जो शोभा भी नहीं देते, ठीक है, मतलब अभी 30 के तो नहीं हुए, कितने साल के हो? 26 के हो। अब 26 की उम्र में अगर कोई बोल रहा है कि मुझे लग्जरी कार खरीदनी है, तो ये बात कुछ जमती नहीं है। इस उम्र में तो तुम्हारे पास अच्छी बाइक होनी चाहिए, और अच्छा है कि तुम्हारे पास लग्जरी कार के अभी पैसे ना हो। 26 की उम्र में अगर तुम बाइक पर लद्दाख नहीं जा सकते, कार खरीद रखी है, तो ये तुमने नाइंसाफी कर दी अपने साथ। एक उम्र ऐसी आती है जिसके बाद तुम खुद ही बाइक नहीं चला सकते, तब देख लेना गाड़ी वगैरह ले लेना, कार। तुम्हारी उम्र में अगर तुम्हारे आसपास के लोग कह रहे हैं कि साहब हमें तो कंपल्सरली 4 व्हीलर पर ही चलना है, तो वो अपने साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। तुम 26 में अगर 4 व्हीलर पर चल रहे हो कंपल्सरली, वो भी, तो तुम बाइक पर चलने का जो मजा होता है वो कब लोगे बताओ ना? और खर्चा तुमने पूरा कर दिया। 4 व्हीलर भी तुमको 5-7 लाख वाला नहीं चाहिए, वो भी तुमको फिर 20-30-50 लाख का चाहिए। ये तो दोनों तरफ से मारे गए ना, पहले तो पैसा खर्च कर दिया, और दूसरी ओर बाइक का जो लुत्फ है उससे भी वंचित रह गए। हाँ, खुश होते रहे बस कि मैंने अपने घर के सामने देखो ये पार्क कर दिए। और फिर उसको अगर पार्क कर रहे हो तो फिर उसका इंश्योरेंस भी 2 साल का लाख रुपया, और उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट्स हैं वो भी बियर करो। तो अवॉइड हाई कॉस्ट लाइफस्टाइल, स्पेशली एट योर एज। आगे कभी अगर जिंदगी सही चलती रही तो 35 के भी हो गए, 45 के भी हो गए, तब देख लेना जो लग्जरी आवश्यक हो तब कर लेना। इस उम्र में तो कुछ और अनुभव होने चाहिए ना। अच्छा लगता है कि 25-28 उम्र में ही सेठ जी बन के बैठ गए, ऐसा व्यक्ति तो चाहिए। लेकिन अभी तो ऐसा ही है सबका, सब सेठ जी बन के बैठे हैं सब। वो बात ही सिर्फ यही कर रहे होते हैं, और तेरा इन्वेस्टमेंट क्या हुआ?
वो अजीब बात है, 25-28 साल का जवान आदमी वो और कोई बात कर ही नहीं सकता है, बस यही फाइनेंस फाइनेंस फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट्स। सुखी लाला, लाला जी बन गए। अभी तो थोड़े खतरे उठाओ, मार पड़ेगी थोड़ी, अधिक से अधिक, बुरे से बुरा यही होगा, खा लेना। बात कुछ जम रही नहीं जम रही है? हाँ, ये जो पैसे में लौटती हुई लाइफस्टाइल होती है ना, वो भी खासकर तुम्हारी उम्र में, जब अभी आप 30 के भी नहीं हुए हो लेकिन लौटे जा रहे हो, पैसे में लौटे जा रहे हो, ये गंदी लगती है, घिनौनी लगती है। पैसे की बात नहीं है, जवानी के सड़ जाने की बात है। तुम किसको पसंद करोगे? इस उम्र में एक मोटा चिकना गोरा गोरा नाजुक मुलायम सा कोमल सा उतर रहा है BMW से, उसको, या एक थोड़ा घिसा हुआ, चोट खाया हुआ, चेहरे पे निशान लिए हुए, जरा पत्थर सा जिस्म लिए हुए एक आदमी उतर रहा है, मान लो एक बुलेट से, किसको पसंद करोगे? ये तुमसे नहीं पूछना चाहिए, देवियों से पूछना चाहिए। अच्छा लगता है कि उम्र है अभी 25-27 की, लेकिन कोई इंडस्ट्री है जिसका आजकल बाजार गर्म है, तो उसमें तुमको नौकरी लग गई और तुमको पैसे मिलने लग गए, तुमने झट से EMI पर मोटे पैसे से ये खरीद लिया वो खरीद लिया और तुम वो लेके घूम रहे हो। और ऐसों का चारित्रिक पतन तो होता ही है, उनके मुंह पे दिखने लग जाता है कि ये आदमी अब बिल्कुल किसी घटिया चीज में लिप्त है। वैसा बनने में क्या रखा है? जूते तो खरीद लिए 10,000 के, टांगे ऐसी तो दौड़ नहीं सकती। पैसा इसलिए होता है कि उससे हमको फायदा हो, इसलिए होता है ना, एकदम सीधी बात। पैसा हमारे फायदे के लिए है, पर पैसा फायदा ना दे रहा हो, हाँ जिंदगी खाए जा रहा हो, तो पैसा फिर किसी काम का है? जिनकी शादियां वगैरह हो गई हैं, बच्चे बच्चे हो गए हैं, वो जब डरते हैं, हिचकिचाते हैं कि हम कोई नया काम कैसे कर लें, तो मुझे थोड़ा समझ में आता है। और 25 साल वाले, 30 साल वाले, इनके चेहरों पर हवाइयाँ उड़ जाती हैं जब कि हैं, तो समझ में ही नहीं आता। तुम्हारे पास खोने को क्या है? तुम तो मौज करो, तुम्हें क्या समस्या है? क्या समस्या है? पापा जी के अरमान, तुम पापा जी को भी बुलेट में बैठाओ पीछे, बोलो अरमान ये हैं और मैं पूरे करके रहूंगा, पीछे बैठ जाओ और बांध दो। बोलो पापा जी आपने तो अपनी जवानी बर्बाद कर दी, अब मैं ज़रा
पितृ ऋण चुकाता हूँ। पीछे बैठ जाओ और सीधे उनको भूटान लेके जाओ। और ये हुआ औलाद का कर्तव्य। पिताजी की भी बर्बाद जवानी थोड़ा जागेगी। मैंने करा था 3-4 साल पहले। अपनी माँ को यहीं गोवा लेकर के आया था, बाइक लिए किराए पे। उनको पीछे बैठाया, उनका बैठ जाइए, उनको थोड़ी देर के लिए बस वहाँ तो उतार दूंगा। पूरे दिन नहीं उतारा। वो 70 साल की तो बैठी हुई है। पहले तो ये सब करा, मुझे मुक्के उक्के ही मारे पीछे से। फिर उनको आनंद आने लगा, बोले ठीक है, बढ़िया। क्रूज़र बाइक थी, वो आराम से सोफे की तरह बैठ गई। चलो जहाँ चलना है। यहाँ सड़कें बढ़िया हैं साउथ में, पूरे दिन उनको सड़कों पे घुमाता रहा मैं। मैं कहा बताओ ये बेहतर है ना। उनको अभी बहुत बीच बीच में दुख हो जाता है, लाल बत्ती की गाड़ी पे चल रहे होते। हाँ, उनको होता है तो सब कहना शुरू कर देती हैं कि ये क्या कर रहे हो, लफंगों की टोली बना ली है। बात सिर्फ मजाक बन रही है या कुछ उसका मर्म समझ में आ रहा है? सही काम करना सिर्फ सही काम नहीं होता, एक सही लाइफस्टाइल होती है। लाइफस्टाइल समझते हो कितनी मजेदार चीज होती है? नहीं चाहिए सही लाइफस्टाइल। सही काम नहीं, सही जिंदगी होता है। और सही जिंदगी का मतलब खिचड़ी जैसा सात्विकता नहीं होती। डर जाते हो ना कि कुछ बचेगा नहीं, कोई मसाला नहीं रहेगा, कोई स्वाद नहीं रहेगा। सही जिंदगी दूसरी चीज होती है, उसमें बड़ी ताकत होती है। सही जिंदगी में ये तो होता ही है, ये नमन, ये भी होता है, ये ताकत। नहीं चाहिए? नहीं चाहिए? फिर अच्छा नहीं लगता। अध्यात्म का मतलब हमने बस यही समझ रखा है, ऐसे। और ये हमें बुरा लगता है, क्या है बस ऐसे ऐसे। अध्यात्म का मतलब ये भी होता है, ये जिंदगी के सामने ऐसे खड़े हुए हैं, ऐसे। और आंखों में क्या है? तेज है। फालतू नहीं झुकना, क्योंकि जहां झुकना था वहां झुक चुके हैं। अब 100 बार थोड़ी झुकेंगे। आ रही बात समझ में? हाँ, नमस्कार आचार्य जी। अभी जो हम चर्चा कर रहे थे, इसी से संबंधित एक मैं आर्टिकल पढ़ रहा था अभी कुछ समय पहले, कि जो ग्लोबल डेट लेवल है वो ऑलमोस्ट 355 ट्रिलियन डॉलर्स क्रॉस कर चुका है। और ये ग्लोबल जीडीपी का 3 गुना से भी ज़्यादा है। और 2007 से अभी तक ये ऑलमोस्ट 5 गुना बढ़ चुका है। तो अगर ये ग्लोबल जीडीपी का 3 गुना है तो इट्स बाउंड टू बी डिफ़ॉल्ट। तो अब इससे 2 बातें निकलती है कि एक तो दुनिया में वो लोग हैं जो अपने लाइफस्टाइल को, जो उनको एक सो कॉल्ड एक छवि जो दिखा दी गई है, उसके लिए वो कर्जा लिए जा रहे हैं उसको जीने के लिए। और एक दूसरी साइड पे वो लोग हैं जिनके पास इतना पैसा है और उनकी मजबूरी बन चुकी उन्हीं लोगों को देना कि जो ये डिफ़ॉल्ट होना ही होना है। तो जिसके पास पैसा है वो भी इस कुचक्कर में फंसा हुआ है, जिसके पास नहीं है वो भी फंसा हुआ है। तो जो हम ये चर्चा कर रहे थे, अगर ये ज्ञान या ये अगर क्लैरिटी नहीं है किसी के भी पास, तो जो हमने छवि बना रखी है कि मेरे पास ये नहीं है तो वो होगा, तो अगर कोई थोड़ा सा भी रिसर्च करे तो उसे ये भी पता चल जाएगा कि जिनके पास इतना है
कि उनकी एक मजबूरी बन चुकी है कि उन लोगों को देना कि भैया ये डिफ़ॉल्ट होगा ही होगा। तो ये इतनी ज़रूरी चीज़ है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया तरीके से बयान कराया आपने। 2007 बोला, 2007 में क्या हुआ था याद है ना? और वो कैसे हुआ था, स्टडी करा था? बात क्या थी? जहां पता था कि नहीं वापस आना है वहां भी देना पड़ रहा था। नहीं तो आपके मालिक पूछेंगे कि कितना डिसबर्स करा है। मैनेजर्स के भी टारगेट होते हैं कि इतना लोन, होम लोन आपको इस क्वार्टर में, इस ईयर में आपको डिसबर्स करना ही करना है। वो जिनको दे रहे हैं पता है कि, तो दो तरह के वर्ग पैदा हो रहे हैं। देखो, एक वो जिनकी तरफ सारा पैसा बह के जा रहा है। उदाहरण के लिए आजकल आपको इस तरह की खूब YouTube वगैरह पे इन्वेस्टमेंट एडवाइस मिलती है ना कि पैसा लगाओ पैसा लगाओ पैसा लगाओ। उसमें होता क्या? उसमें बस यही होता है कि मासेस पैसा लगाते हैं, उनका पैसा डूबता है और वो सारा जो पैसा है वो कंसंट्रेट हो जाता है कुछ हाथों में। क्योंकि शेयर मार्केट में पैसा डूबने का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि एक हाथ से दूसरे हाथ में चला गया पैसा, वहां कोई वैल्यू क्रिएशन तो हो नहीं रहा है। आपको अगर लॉस पर अपना शेयर बेचना पड़ रहा है, इसका मतलब कोई और बैठा है जिसने उसे सस्ते दामों पे खरीद लिया। आपने 100 रुपए पे खरीदा था, आपको 30 रुपए बेचना पड़ गया, इसका मतलब कोई और शातिर बैठा है जिसने 30 रुपए में खरीद लिया, तो उसका तो मुनाफा हो गया ना। तो वहां पे तो बस मनी चेंजेस हैंड्स। तो हो क्या रहा है कि मासेस के पास से पैसा छिनता जा रहा है और कुछ शातिर हाथों में पैसा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इकोनॉमिक्स में एक कोएफिशिएंट होता है जो इनकम इनइक्वालिटी मेजर करता है। इकोनॉमिक्स का कोई है यहाँ पे? क्या, कौन सा कोएफिशिएंट? गिनी कोएफिशिएंट। भारत में वो लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार। अमेरिका में तो पहले से ही बहुत हाई था। इनकम इनइक्वालिटी लगातार बढ़ती जा रही है। हम ये सोचते हैं कि जो लोअर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है, इसके पास कुछ पैसा आ गया है। मैं इसको किसी को समझा रहा था एक दिन, मैंने कहा देखो, मध्यम वर्ग अगर यहाँ पे था 10 साल पहले तो यहाँ आया है, लेकिन जो अपर मिडिल क्लास से ऊपर वाला तबका है, अपर मिडिल क्लास एंड अबव, वो अगर यहाँ पे था तो वो यहाँ चला गया है। ये सारा जो गेम अभी चल रहा है ये कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ का है, वेल्थ एंड पावर बोथ। ये सब तो आप जानते ही होंगे ना कि दुनिया की 90% से ज्यादा वेल्थ दुनिया के कितने प्रतिशत लोगों के हाथ में है? लेस देन 1%, क्योंकि अभी हम उसमें अनअकाउंटेड मनी नहीं गिन रहे। और ये प्रक्रिया बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अब जिनके हाथों में इतना पैसा आ गया, उस पैसे का फिर क्या करते हैं? वो उस पैसे का इस्तेमाल करते हैं ये जिनके पास नहीं है उनमें एस्पिरेशन जगाने के लिए। कहते देखो हमारे पास है, तुम्हारे पास भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? तुम स्टार्टअप करो ना। ये जो पूरा स्टार्टअप कल्चर है, इसमें एक ये भी बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि स्टार्टअप का मतलब जानते हो क्या होता है? फंडिंग। अगर कोई स्टार्टअप नहीं करेगा तो जो इतना पैसा लेकर के बैठे हैं वो फंडिंग किसकी करेंगे? तो वो एक पूरा कल्चर बनाया जा रहा है, एवरीबॉडी शुड स्टार्टअप, एवरीबॉडी शुड स्टार्टअप। क्यों स्टार्टअप करना है, किस दिशा में करना है, क्या काम जिंदगी में करने लायक है, इसकी कोई क्लैरिटी नहीं। लेकिन एक ट्रेंड बना दी गई, फैशनेबल चीज बना दी गई है, हर तरफ माहौल ऐसा है, एवरीबॉडी शुड स्टार्टअप। और उस पूरी चीज के पीछे इकोनॉमिक्स है। आप स्टार्टअप करो, मेरे पास इतना फालतू पैसा पड़ा हुआ है, मैं लगाऊंगा। हाँ, और वो लगाऊंगा भी, मैं कोई मुफ्त में थोड़ी लगाऊंगा। जितना लगाऊंगा उस हिसाब से इक्विटी भी तो मेरी होनी है। ये समझ में आ रही है बात? मैं आपको बताऊंगा कि देखो, वैसी भी ऐश की जिंदगी जी जा सकती है जैसी मेरी है। आप भी जियो ना। कैसे जियो? पर्सनल लेवल पे डेट रेज करके जियो। यूएस में सबसे बड़ा दानव है क्रेडिट कार्ड डेट। वहां पे लोग जी ही क्रेडिट कार्ड पे रहे हैं।
जब एक क्रेडिट कार्ड पर बहुत बढ़ जाती है तो वो सारी डेट वो किसी दूसरे बैंक को बेच देते हैं। वो बैंक कहता है ठीक है, पुराना वाला तुमसे इतना % ले रहा था, मैं तुम्हें कम पे दे दूंगा, आ जाओ इधर आ जाओ। और एक बैंक से दूसरे बैंक में वो डेट जो है नाचती रहती है। वो बबल बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता, फिर से बर्स्ट हो जाएगा। लेकिन जब तक बर्स्ट नहीं हो रहा तब तक खुदा कसम ऐश हो जाती है, और उस ऐश के लिए हम मरे जा रहे हैं। 4 साल में बर्स्ट होगा ना, 4 साल तो ऐश कर लें, 4 साल के बाद बैंकरप्ट हो जाएंगे। बड़ी बड़ी कंपनियां बैंकरप्ट हो जाती हैं, बड़े बड़े इंडिविजुअल्स बैंकरप्सी डिक्लेयर करते हैं, हम भी बैंकरप्ट। 4 साल तो ऐश कर लें। ये पूरा खेल चल रहा है और उसको ग्लैमराइज किया जा रहा है, आम बंदे को अट्रैक्ट करा जा रहा है कि तुम भी आओ, यू ऑल्सो ज्वाइन दिस द गेम ऑफ बिग मनी। वो कुछ भी नहीं है, उसको इन्वेस्टमेंट की भाषा में कहते हैं द पिग्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर स्लॉटर। जो आम इन्वेस्टर होता है उसको यही, पिग्स आर बीइंग रेडीड फॉर स्लॉटर। आओ क्रिप्टो में लगाओ, क्रिप्टो में लगाओ। शिवा, क्रिप्टो का कैसा अनुभव रहा तुम्हारा? ये हमारा भाई करोड़ों में बात कर रहा था, उससे नीचे बात ही नहीं करता था। देखो, ट्रेंड्स कैन नॉट चैलेंज द फंडामेंटल्स। ये बात बिल्कुल ध्यान रखो अच्छे से, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बेसिक है ये। ट्रेंड्स कैन नॉट चैलेंज द फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स पर ध्यान दिया करो, प्रोफेशन में भी और जीवन में भी। ट्रेंड्स कम एंड गो, फंडामेंटल्स डोंट चेंज। और इस पूरे फाइनेंशियल इंसेनिटी के पीछे इंसेन फिलॉसफी है। वो इंसेन फिलॉसफी जो बस किसी भी कीमत पे थोड़ा सा सुख पा लेना चाहती है, और वो अपने आप को आजकल इस रूप में भी व्यक्त करती है, लिव इन द मोमेंट, डू इट नाउ, इत्यादि इत्यादि। वो जो वहाँ आप फिलॉसफी पढ़ते हो ना टीवी की स्क्रीन पर और सिनेमा हॉल्स में देखते हो, पॉपुलर कल्चर में जो फिलॉसफी छाई है, वही फिलॉसफी फिर अपने आप को अभिव्यक्त करती है रॉन्ग फाइनेंशियल डिसीजन के रूप में भी। जब आपको सिनेमा हॉल की स्क्रीन पे कोई सिखा रहा होता है शो मी योर फिज, तो वास्तव में आपको किसी लग्जरी ब्रांडेड शोरूम में भेज रहा होता है कि वहां जाओ, वहां से फिज खरीदो और मुझे फिज शो करो। और फिज माने फिजी ड्रिंक नहीं, फिज माने जानते हो ना क्या होता है? फिज का मतलब ही होता है कुछ ऐसा जिसमें कोई दम नहीं है, बस फिज है, गैस, फिज, शो मी योर फिज। मतलब ये चलन ही बना दिया कि मुझे अपनी वो चीज दिखाओ जिसमें कोई दम नहीं है, बस वो लगती बड़ी जबरदस्त है। आप जब एक कोल्ड ड्रिंक को खोलते हो या शेक करते हो तो फिज, उसमें कुछ होता है, वो क्या होता है? वो गैस है। वो कह रहे शो मी योर फिज, तुम्हारे पास भी वैसी गैस होनी चाहिए। ये हम सबको गैसियस बनाए दे रहे हैं। फिज होनी चाहिए बस। जरा भी एक थोड़ा सा भी होशमंद समाज होता, हम में थोड़ी भी सेनिटी होती, तो कोई हमको ऐसा विज्ञापन भी कैसे दिखाता, शो मी योर फिज। अरे पागल, और चल रहा है। अब वो फिर एक फाइनेंशियल डिसीजन भी बन जाता है, क्योंकि है तो हम ही ना, हम ही है जो वो मूवी देख रहे हैं, फिर हम ही हैं जो जाके कहीं पे पैसा लगा देंगे या कोई और निर्णय करेंगे जीवन का। इसमें कुछ नहीं होता। जो शातिर लोग हैं उनकी जेबें भरती जाती हैं, हालांकि जेब भर के भी उन्हें अंततः कुछ मिलना नहीं है, पर वो अपनी जेबें भरते जाते हैं। और जो आम आदमी है वो हर तरीके से लुटता जाता है, आर्थिक रूप से भी,
और आंतरिक रूप से भी। हाँ, आर्थिक रूप से उसको ये लगता रहता है कि मैं थोड़ी थोड़ी तरक्की कर रहा हूँ, पर वो ये समझता नहीं कि वो जितनी तरक्की कर रहा है उसकी लाइफस्टाइल कॉस्ट्स उस तरक्की से कहीं ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं। तो तरक्की करने के बावजूद वो अपने आप को लगातार डेट में पाता है। बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि एक व्यक्ति एक समय पे 30,000 ही कमाता था और उस समय उसके ऊपर कोई कर्ज नहीं था, मज़े में जी रहा था, और वही व्यक्ति अब 1,00,000 2,00,000 कमाता है लेकिन उसके ऊपर कर्ज ही कर्ज चढ़ा हुआ है। दूर से देखोगे तो लगेगा इस व्यक्ति ने आर्थिक तरक्की करी है, पर क्या इसने तरक्की करी है? बोलो। और ये बात हम समझ नहीं पाते हैं क्योंकि हम कभी होलिस्टिक पिक्चर नहीं देखते, हम पूरी चीज नहीं देखते। कौन बेहतर है, एक व्यक्ति जो 30,000 कमा रहा है लेकिन उसके ऊपर कोई कर्ज नहीं, कुछ नहीं, बल्कि महीने का 5-10 बचा ही लेता है, ऐसा व्यक्ति, या ऐसा व्यक्ति जो 1.5 लाख 2 लाख कमा रहा है लेकिन उसके सर पे कर्ज ही कर्ज चढ़ा हुआ है? बोलो। पर हम चूंकि कभी भी पूरी तस्वीर नहीं देखते तो हम कहेंगे अरे यार ये तो कुल 30 ही तो कमाता है। पूरी तस्वीर देखो ना, पूरी बात करो। और जब ये बैंकरप्सी डिक्लेयर करते हुए, मान लो बड़े बैंक हैं, सरकारें उनको फेल थोड़ी होने देंगी। आपको क्या लगता है एसबीआई को या एचडीएफसी को या आईसीआईसीआई को भारत सरकार फेल होने दे सकती है? तो क्या किया जाएगा? उनको दिख गया है कि उनके एनपीए बहुत बढ़ गए हैं, तो क्या किया जाएगा? उनकी बुक्स की फिर क्लीनिंग की जाती है। उस क्लीनिंग का क्या मतलब होता है कि उनके जितनी भी ये एसेट्स थे जो वास्तव में लायबिलिटीज थे, जिनसे कुछ आना नहीं है, उनको कौन ले लेता है? और गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आ गया? वो आपका पैसा है वो आपका पैसा है। तो ले दे करके स्लॉटर तो पिग्स ही होते हैं, लेकिन बीच में अरमान पूरे जग जाते हैं कि हमने भी तो हाई लाइफ जी ली ना, हम भी कुछ हैं। अध्यात्म सिर्फ मंजीरा बजाने का नाम नहीं होता। आध्यात्मिक नहीं है अगर आप, तो जीवन में कदम कदम पर लुटेंगे। इंटरनली तो लुटेंगे ही, फाइनेंशियली भी लुटेंगे। प्रणाम आचार्य जी। तो इसी से संबंधित एक सवाल था। मैं भी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में हूँ, और इन दिनों टेक्नोलॉजी के जो बिलियनर्स हैं वो एक एंटी एजिंग टेक्नोलॉजी में बहुत सारा पैसा लगा रहे हैं। तो कल बात हो रही थी मौत, ये देह की मौत तो निश्चित है, तो लेकिन ये लोग मतलब ऐसा करना चाहते हैं कि देह इन्फिनिटली चले बेसिकली, और लैब रिजल्ट्स में तो सफलता मिल रही है उनको। तो यदि ये टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल होती है तो ये कैसे बदलेगा, मतलब क्या होगा, इस पर थोड़ा प्रकाश नहीं, पहली बात तो बिल्कुल ऐसे कोई लैब रिजल्ट्स नहीं आए हैं जो एजिंग को पलट दें। बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। इस बारे में बहुत चर्चा चल रही है, और जो लोग 50 पार के हैं उनमें तो बहुत ही ज़्यादा चर्चा चल रही है इसकी। ऐसा कहीं कोई रिजल्ट नहीं आया है कि एजिंग पलट दी जाएगी। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि आप 35 की उम्र में ही 60 के हो गए थे, आप 35 की उम्र में ही 60 के हो गए थे, फिर उसके बाद आपने शरीर का खान पान का ध्यान रखा, सही दवाइयाँ वगैरह भी ले ली, तो 45 के होते होते आप 50 के हो गए। तो ऐसा लगेगा कि जैसे आपने अपनी उम्र को पीछे धकेल दिया है, क्योंकि 35 की उम्र में आप कितने के हो गए थे, और 45 की उम्र में कितने के हैं? 50 के। तो ऐसा लगेगा कि आप 10 साल पीछे आ गए। आप 10 साल पीछे नहीं आ गए हैं, आपने उम्र नहीं ढकेल दी है पीछे, बस आपने अपने कुछ पुराने पाप धो दिए हैं। उससे उम्र कम नहीं हो गई है, कि नज़र का धोखा है बस। ठीक है, तो बाकी ये कोई नई चीज़ नहीं है। बहुत लंबा जीने की आकांक्षा मनुष्य में हमेशा से रही है, हमेशा से बहुत उपाय भी किए जाते रहे हैं, कुछ हद तक वो उपाय सफल भी हुए हैं। यूरोप के कुछ देश हैं जहां औसत आयु ही 85-90 साल हो रही है।
75 साल भारत में ही हो रही है। आम आदमी इतना तो कभी भी नहीं जीता था। जब भारत आज़ाद हुआ है तो जो आम आदमी था, भारतीयों की औसत आयु क्या थी 47 में? 25-30 साल, मर जाते थे जल्दी से। बहुत हद तक तो उस औसत को गिराने का काम इन्फेंट मोर्टेलिटी ने कर रखा था कि बच्चा पैदा हुआ मर गया तो उससे ये सब होता रहेगा। ये आने जाने वाली चीज़ें हैं। जो जन्म लेता है वो मरेगा भी। और अगर आपकी सेल्स को इस तरह से बदल दिया गया कि वो मर नहीं सकती, तो फिर इंसान इंसान नहीं रहेगा, इंसान दूसरा हो जाएगा, तो पूरी कहानी ही पलट जाएगी। पूछो क्यों? क्योंकि जो लोग चाह रहे हैं कि वो 400 साल जिएं या अनंत समय तक जिएं, वो ये चाह रहे हैं कि वो जैसे अभी जी रहे हैं ऐसे ही जीवन चलता रहे। यही तो चाहते हो ना। जब आप कहते हो मैं मरना नहीं चाहता, तो आप वास्तव में ये कह रहे हो कि मेरा ये जो जीवन अभी है ये चलता रहे। लेकिन अगर आप अमर हो गए तो आप अभी जैसे हो ऐसे रह ही नहीं जाओगे। तो चलेगा तो, पर वो कुछ और ही चल रहा होगा। आप अभी जो कुछ करते हो ना अपने जीवन में, वो मौत की छाया के तले करते हो, ठीक? तो मौत की छाया के कारण आपका एक तरह का जीवन है, आपके संबंध हैं, आपके रिश्ते हैं, आपका प्रेम है, आपका घर द्वार है, आपके विचार हैं, आपके कर्म हैं। वो सब इसलिए है क्योंकि मनुष्य को 70-80 में मर जाना होता है। अब मरने से लगता है डर, तो हम कहते हैं जीवन जैसा चल रहा है चलता रहे, बस मौत ना हो। बात यह कि अगर मौत नहीं होगी तो जीवन जैसा है जीवन भी नहीं होगा, वो कुछ और ही हो जाएगा। और वो जो हो जाएगा वो बड़ा भयानक होगा। फिर आप कहोगे काश मौत आ जाए, फिर आप कहोगे काश मौत आ जाए, ठीक है? तो ये सब नासमझी की बातें होती हैं कि एजिंग, एंटी एजिंग, पर इंसान को ही करना पड़ता है। पुराने समय में ये राजाओं का फितूर हुआ करता था, आज के बिलियनियर्स का फितूर है कि और सब तो कमा लिया, सब कुछ जीत लिया, लेकिन मौत तो सामने खड़ी है, तो क्या करें? मौत को सामने देख के फिर व्यक्ति पगला जाता है, वो विचित्र हरकतें करने लग जाता है। उदाहरण के लिए बहुत सारे बच्चे पैदा कर देगा, 1 दर्जन बच्चे पैदा कर देगा, कह मैं तो मरने जा रहा हूँ, उसे पता है, और पैसा बहुत है मेरे पास, तो जल्दी से बहुत सारे बच्चे पैदा कर दो, ये जीते रहेंगे, उससे मुझे लगेगा मैं नहीं मरा। या वो कुछ बहुत ही एकदम उटपटांग हरकत करने लगेगा, इंसेन हो जाएगा, पागल। बहुत सारे बिलियनियर्स के साथ यही हो गया, वो बिल्कुल ही विक्षिप्त हो गए हैं। और ये पृथ्वी के लिए बहुत खतरनाक बात है कि दुनिया के जो सबसे अमीर लोग हैं, जिनके पास सबसे ज़्यादा धन शक्ति है, वो बिल्कुल विक्षिप्त हो चुके हैं, एकदम उटपटांग बातें कर रहे हैं और न जाने क्या निर्णय कर रहे हैं, अपने पैसे का किस दिशा में इस्तेमाल कर रहे हैं। पृथ्वी को बर्बाद करके बता रहे हैं कि दूसरे ग्रहों पे जाना है, जल्दी पृथ्वी को और बर्बाद करो ताकि जल्दी से दूसरे ग्रह पे जाएं। तो ये सब इसमें कुछ नहीं रखा, ये बाल बुद्धि है। या तो कह दो पागल है या कह दो बच्चा है। धन्यवाद आचार्य जी। प्रणाम आचार्य जी। मेरा प्रश्न था जीडीपी से रिलेटेड, उसी से है। मैंने खुद भी महसूस किया है, मैंने जब शुरुआत में आपके वीडियोस देखना चालू किए, क्योंकि मैं वीगन हूँ और मैंने ज़्यादातर जो स्पिरिचुअल टीचर्स देखे हैं, गुरु देखे हैं, वो वीगनिज़्म के ना तो उनके बारे में बात करते थे और ना ही वो शायद खुद हैं। लेकिन जब मैंने ये पाया कि आप वीगन हैं और आप इतने एक्टिवली एनवायरनमेंट के लिए और वीगनिज़्म पे बोलते हैं, काम कर रहे हैं, तो मैं आपके वीडियोस को सुनती थी और अपने एक तरीके से मेरे को लगता था कि मतलब एक तरीके से मेरा ईगो सेटिस्फाई होता था कि हाँ, मतलब मैं तो अच्छी हूँ, मतलब मेरे ही जैसे लोग हैं तो मैं भी अच्छी हूँ। लेकिन मैंने और वीडियोस देखे तो मेरे अंदर गहराई आई, एक तरीके से मैंने अपने मन का आईना देखा कि मेरे अंदर वही जो आप वेब जो बोल रहे हैं कि वो वेब है। और मैंने ये देखा है जिनके मन में मतलब हर एक जो व्यक्ति है वो एक सेल्फ डिल्यूजन में जी रहा है कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ। हर किसी की एक अलग डेफिनेशन है अच्छाई की, कि मैं ये करता हूँ, मतलब मैं ऐसा हूँ तो मैं अच्छा हूँ,
मैं ये कर रहा हूँ तो मैं अच्छा हूँ, या मैं ये हूँ तो मैं अच्छा हूँ। और ये हर किसी की अलग है वो, मतलब उनके अंदर इतनी गहराई भी नहीं कि उनको आईना दिखाया जा सके। जैसे कि वो जो जीडीपी उस पर भी बात हो रही थी, तो अगर किसी व्यक्ति को बोला जाए कि लग्जरी होम्स ये आप खरीद रहे हो, आप इसमें इन्वेस्टमेंट करो, आप एक बार उस चीज़ को देख लो कि वो कैसे आई है, तो वो लोग बोलते कि हमने इतनी मेहनत की है और मेहनत करने वाले लोग अच्छे होते हैं, तो इट इज़ अ राइट टू बाय दैट होम और टू बाय दैट पर्टिकुलर फ्लैट। नहीं, ठीक है, तर्क अपने आप में यहाँ तक ठीक है कि मेहनत करी है, मेहनत से कुछ आया है और कुछ आया है हमारे पास, तो हम उससे कुछ खरीद सकते हैं। अगर कुल बात इतनी सी होती तो ठीक थी, पर कुल बात इतनी सी नहीं है ना। कुल बात यह है कि आप मेहनत के लिए मेहनत नहीं करते, आप खरीदने के लिए नहीं खरीदते। आप जो कुछ भी करते हो उसके पीछे एक उद्देश्य होता है। क्या आप उस उद्देश्य से परिचित हैं? आप ऐसे तो हो नहीं गए हो कि जीवन अब निष्प्रयोजन है, कुछ करना नहीं है, मॉर्निंग वॉक की तरह जीवन हो गया है, टहल रहे हैं बस। ऐसे तो नहीं है आप। अब एक आम आदमी जो भी कुछ करता है उसमें एक उद्देश्य, एक प्रयोजन, पर्पस होता है, होना चाहिए भी। और क्या है उचित उद्देश्य? उचित उद्देश्य ये है कि हमारी भीतरी हालत खराब है, हम जो भी कुछ कर रहे हैं उस भीतरी हालत को सुधारने के लिए करते हैं, ठीक है ना। बच्चा पैदा होता है, हम उसे शिक्षा क्यों देते हैं? जरूरत क्या है? क्योंकि उसकी भीतरी हालत ठीक नहीं है, और अगर आपने उसको शिक्षा नहीं दी तो वो हालत कभी सुधरेगी नहीं। तो शिक्षा निरुद्देश्य नहीं होती है ना, और हम उसे शिक्षा देते हैं। इसी से ही सिद्ध हो जाता है कि हम जैसे हैं प्रकृतिगत रूप से, उसमें कहीं कुछ खोट जरूर है। अगर प्रकृतिगत रूप से ही हम बिल्कुल भले चंगे होते तो मुझे बताइए हमें शिक्षित करने की क्या जरूरत थी या थी? तो हमारे भीतर कहीं कमी है, कुछ खोट है, उसको ठीक करना होता है। इसीलिए हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, इसीलिए हम नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, कोई भी कर्म करते हैं। और उसी खोट को ठीक करने के लिए, भीतर जो गड़बड़ है या भीतर जो बीमारी है उसे ही ठीक करने के लिए हम चीजें खरीदते भी हैं। नौकरी वगैरह करना भी एक कर्म है, और नौकरी से जो पैसा आया है उसको खर्च करना भी एक कर्म है, ठीक? दोनों कर्म है ना। सब कर्म सोद्देश्य होते हैं। सोद्देश्य माने क्या? पर्पसफुल, उनका कोई उद्देश्य होता है। तो क्या उद्देश्य है नौकरी करने का? वो एक कर्म था, और फिर नौकरी से पैसा आ गया। क्या उद्देश्य है पैसा खर्च करने का? पैसा काहे को खर्च करा है? जो चीज घर लेकर के आए या घर ही घर लेकर के आए, तो उद्देश्य क्या है? पाना क्या चाहते हो? क्या ये बात हमें स्पष्ट है? या हम बस यूं ही थाली के बैंगन की तरह गोल गोल घूम रहे हैं? कुछ बात स्पष्ट भी है हमको। आप बस सुबह दफ्तर जाने के लिए दफ्तर जाते हो, या उसके पीछे कोई विचार है? क्या आपने पहले थमकर बैठकर शांति से सोचा है कि मैं जा ही क्यों रहा हूं नौकरी करने? या कुछ भी करने? जो पूरे तरीके से शांत हो गया हो, समाधिस्थ हो गया हो,
अपने जीवन की मंजिल पर ही पहुंच गया हो, सिर्फ उसको अधिकार है ये कहने का कि मैं तो जो भी करता हूं सहज ही अनायास बस कर देता हूं, मैं सोचता नहीं, निर्विचार हूं और निष्प्रयोजन जीवन जीता हूं। पर हम न तो शांत हैं, न मंजिल पर पहुंच गए हैं, न हमारी जो आंतरिक बीमारी और हमारा खालीपन है वो मिट गया है, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। हम सभी में एक बेचैनी है, खलिश रहती है, उधेड़बुन लगी रहती है, भीतर द्वंद्व चलता रहता है ना, ये सब है। जब हालत ऐसी है भीतर, तो क्या आप कोई भी कर्म बस यूं ही कर डालोगे? जवाब तो दो। या आप कोई भी कर्म इस हिसाब से करोगे कि जो भीतरी समस्या है वो हल हो सके? नहीं समझ रहे। हम समस्याग्रस्त लोग हैं, इतना स्वीकार करना है या नहीं? और हमने कोई अपराध नहीं कर दिया है कि हम कह रहे हैं समस्याग्रस्त है। बच्चा पैदा ही होता है समस्या के साथ। तो हम ऐसा नहीं कि विशेष रूप से पापी लोग हैं तो हम कह रहे हैं हम स्वीकार करते हैं, कन्फेशन हो रहा है, वैसा नहीं। तो अगर हम समस्याग्रस्त लोग हैं तो हमारा प्रत्येक कर्म किस दृष्टि से होना चाहिए भाई? कि उस समस्या को सुलझाए। तो नौकरी करने यूं ही निकल जाओगे बस, मुंह उठाया निकल लिए? किसी शहर में बसना है, वो निर्णय ऐसे ही ले लोगे बस, हवा अच्छी है बस जाओ? किसी से शादी ब्याह करना है, ऐसे ही कर लोगे, बढ़िया दिखता है कर लो? या कुछ उसमें विचार करोगे, कुछ सोचोगे कि जो मेरी मूल समस्या है उसका मेरे इस वर्तमान कर्म से क्या संबंध है? ये सोचोगे नहीं? मैं जो कुछ भी करूंगा अपनी समस्या को सुलझाने के लिए करूंगा ना बाबा। लेकिन हम नहीं करते। हम जब कर्म कर रहे होते हैं, हम जब निर्णय कर रहे होते हैं, तो हम अपनी समस्या को बिल्कुल भूल जाते हैं। हमें पूछते ही नहीं कि जो मेरी मूल समस्या है वो हल भी हो रही है क्या इस कर्म से? और मैं कह रहा हूं अगर वो हल नहीं हो रही किसी कर्म से तो वो मत करो। एक दफे मैंने यहां तक कह दिया था कि तुम सुबह उठ करके दांत भी क्यों मांजते हो, ब्रश भी क्यों करते हो? पूछो तो। कुछ भी क्यों करते हो? तो लोगों को बड़ा विचित्र लगा था, बोले थे कि दांत मांजने में भी सोचना पड़ेगा कि क्यों करते हैं। मैंने कहा उसमें भी सोचो। क्या वो सिर्फ एक प्रथा बन गई है, एक रिचुअल मात्र है, या क्या उसका जो लाभ है वो बस आप शारीरिक तौर पर देख रहे हो कि ब्रश नहीं करेंगे तो कीड़ा लग जाएगा, बदबू आएगी? कुछ विचार तो करो। कुछ भी करने से पहले अपनी हकीकत को याद तो रखो। और अगर आप उसको याद रखेंगे तो आप पाएंगे कि आप ज़्यादातर जो काम करते हो नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ बहुत सारे नए खूबसूरत आवश्यक कामों को करने की संभावना खुल जाएगी। ऐसे खूबसूरत और आवश्यक कार्य जो जरूरी होते हुए भी आपके ध्यान में है नहीं। समझ में आ रही बात? कोई भी कर्म सिर्फ और सिर्फ इस बात से तय होना चाहिए कि उसका मेरे मन की समस्या पर प्रभाव क्या पड़ेगा। वही पैमाना है, वही मापदंड है, वही तय करेगा। उसके अलावा कोई और नई चीज तय कर सकती। कुछ खाने जा रहे हो, क्यों खाने जा रहे हो, क्यों खा रहे हो? आप कहेंगे ऐसे तो पागल हो जाएंगे, हर चीज में सोचेंगे तो। नहीं, पागलपन की बात नहीं है। पागलपन की बात वो है जो हम अभी करते हैं। अभी पिछले कुछ महीनों से मैंने तय करा है कि फिटनेस पे, शरीर पे और ध्यान देना है, वजन कम करना है। तो खेलना कूदना बढ़ा दिया है, जिम वगैरह थोड़ा ज़्यादा नियमित करना है। शुभंकर ही मेरे साथ जाता है।
तो उसको मैंने एक चीज़ बोली, मैंने कहा मेरे लिए भी ज़रूरी है, तेरे लिए भी ज़रूरी है, चल दोनों याद रखते हैं कि क्या, फूड इज़ फ्यूल नॉट एंटरटेनमेंट। जीवन में एक उद्देश्य है, जीवन में एक मंजिल है जहाँ पहुँचना है, उस मंजिल तक पहुँचने के लिए भोजन ईंधन है, फ्यूल है। हम गलती कर रहे हैं, देखो हम भोजन को एंटरटेनमेंट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, तुम भी कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूँ। मनोरंजन समझ रहे हो ना, कुछ बढ़िया सा है, खा लिया, स्वाद आ गया, ये गलती कर रहे हैं हम। अब से वो जब भी सामने आएगा उसको फ्यूल की तरह देखना, एंटरटेनमेंट की तरह नहीं। गाड़ी की टंकी में कोक थोड़ी भरोगे, फ्यूल डालना है ना, मजेदार चीज थोड़ी डालनी है, डीजल डालो, डीजल। खाने को डीजल की तरह देखो। कुछ भी कर रहे हो उसका ताल्लुक जीवन और जीवन के उद्देश्य से बैठाओ। कुछ खाने भी जा रहे हो तो पूछो जीवन का क्या उद्देश्य है, और जो मैं खाने जा रहा हूं क्या उससे उस उद्देश्य की प्राप्ति में सहायता मिलेगी? अगर मिलेगी तो ये चीज खाऊंगा, नहीं मिलेगी तो मुझे नहीं खानी चाहिए। अगर खा रहा हूं तो गलती कर रहा हूं। बात समझ में आ रही है? मेरे पास एक मिशन है, मुझसे बोला करते हैं आप बाकी चीजें छोड़ दीजिए, आप ये सुनिश्चित करिए कि आप कम से कम 20 साल जिए। देवेश जी बोलते हैं सबसे बड़ी चुनौती यही है, आप जियो। आप जी जाओगे तो आप जो करना चाहते हो जाएगा, मर मत जाना बस। तो अगर मुझे जीना है तो मुझे उसी हिसाब से खाना होगा ना। या मैं कह सकता हूं कि बस पेट भरने के लिए खा रहा हूं, नहीं, मैं पेट भरने के लिए नहीं खा रहा, मुझे मिशन के लिए खाना होगा। बात समझ में आ रही? मेरे पास मिशन है, मिशन तो सबके पास होना चाहिए, क्योंकि हम सब एक से ही पैदा होते हैं। मेरे पास एक उद्देश्य है, वो उद्देश्य तो साझा है ना। एक आंतरिक अपूर्णता के साथ मैं पैदा हुआ, वही अपूर्णता आप में भी है। तो आपका भी जीवन एक मिशन ही है, और आपका जीवन भी एक मिशन ही है। तो फूड को क्या होना होगा? फ्यूल। फ्यूल एंटरटेनमेंट नहीं हो सकता ना। ये मैं जितना आपको समझा रहा हूं स्वयं को भी समझा रहा हूं, क्योंकि मैं भूलता हूं इस चीज को, फूड वाली चीज भूलता हूं। बात समझ रहे हो? तो अब बताओ वो नौकरी काहे को कर रहे हो? तुम्हारे जीवन का जो केंद्रीय उद्देश्य है, क्या उसको पाने में वो नौकरी मददगार है? है तो करो, नहीं है तो काहे को जा रहे हो वहां रोज? क्यों दिन खराब कर रहे हो? फिर उस नौकरी से पैसा लेके आए, उससे क्या खरीदा? उससे क्या खरीदा? कमाना जितने ध्यान की बात है, खर्चना भी तो उतनी ध्यान की बात है ना। हम ये तो पूछते हैं लोगों से, क्या कमाते हो, कितना कमाते हो, कहाँ कमाते हो? ये किसी से नहीं पूछते खर्चते कहाँ हो, जबकि खर्चना भी बराबर का महत्व रखता है। आप जहां खर्च कर रहे हो, पूछोगे नहीं यहां खर्च करने से क्या जो जीवन का मेरे उद्देश्य है उसमें कुछ सहायता मिली? नहीं मिली तो यहां काहे को खर्च दिया? जिंदगी लगा के, खून पसीने लगा के ये पैसा लेकर के आया था, जहां उड़ा दिया काहे को उड़ा दिया? आप जैसे ही ये सवाल अपने सामने रखोगे, आपके खर्च की दिशा बदल जाएगी। खर्च आप तब भी करोगे, लेकिन वहां फिर नहीं करोगे जहां आप सामान्यतया कर रहे हो। पर्पस, 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 पर क्यों? और पर क्यों का उत्तर देने के लिए आवश्यक है कि याद रखो मैं कौन। यही वेदांत है। मैं कौन? जो समस्याग्रस्त है। अगर मैं समस्याग्रस्त हूं तो छोले भटूरे से समस्या मेरी हल हो जाएगी क्या? भाई ये रिकॉर्ड कर लो और मुझे ही 10 बार दिखा देना। समझ में आ रही बात? हमारी ऐसी सी हालत है कि जैसे कैंसर का रोगी हो और वो दवाई की दुकान पे जा करके कभी पिंपल रिमूवर मांग रहा है,
कभी ब्लीच मांग रहा है, कभी हेयर कलर मांग रहा है, बस वो एक चीज नहीं मांग रहा, क्या? कैंसर की दवाई। बाकी सब कुछ उसको खर्चना है, मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए। उसकी मूल समस्या क्या है उसको पता नहीं, उस दिशा में वो कोई खर्च नहीं कर रहा। कैंसर हुआ है, डेंटिस्ट के पास जाके बैठा हुआ है, कह रहा है मुझे ना एकदम सफेद कर दो, और खूब पैसा खर्च कराया अपना। डेंटिस्ट के पास 40,000 लगा के आ गया, सब कुछ एकदम सफेद कराने में, नए दांत ही लगा लिए पूरे। तुझे पता भी है तुझे जिंदगी में क्या चाहिए? तू कहां अपनी जिंदगी खर्च कर रहा है? तू अपने पैसे कहां लगा रहा है? तुझे कुछ होश है? और अथाह पैसा तो किसी के पास नहीं होता। गलत जगह लगा दोगे तो नतीजा सही जगह लगाने के लिए बचेगा ही नहीं। कभी होश आ भी गया कि ये सही जगह है, पैसा यहां लगाना चाहिए, तो पाओगे पैसा बचा ही नहीं। आत्मज्ञान न होने का दुष्परिणाम देख रहे हो ना। तो अध्यात्म कोई शौक या हॉबी नहीं होता। आप ये नहीं कह सकते आई एम इंटरेस्टेड इन स्पिरिचुअलिटी एंड माई वाइफ इज नॉट। ये इंटरेस्ट की बात नहीं है, ये अनिवार्यता है, ये कंपल्शन है। आपको आध्यात्मिक होना ही पड़ेगा, और जो आदमी आध्यात्मिक नहीं है वो मुर्दे से बदतर है। आप ये नहीं कह सकते कि आई हैव सम इंक्लिनेशन टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। ये ऐसी सी बात है कि आई हैव सम इंक्लिनेशन टुवर्ड्स ब्रीदिंग। भाई जिंदा रहना है तो पूरी सांस लेनी पड़ेगी। ये सम इंक्लिनेशन क्या होता है? समझ में आ रही है बात? किसी मॉल में आधी रात को सेल लगी, वहां भगदड़ मच गई, लोग जख्मी हो गए। अभी हुआ है। कहानी यहां पूरी नहीं होती। असली बात यह है कि जो लोग वहां से सस्ते दामों पे चीजें खरीद के लाए, उनमें से कुछ को बाद में होश आया कि ये चीजें तो चाहिए ही नहीं। इतना सारा ले आए जो चाहिए ही नहीं था। ये हमारी पूरी जिंदगी की कहानी है। हम वो सब कुछ ले आते हैं जो हमें चाहिए ही नहीं, और जो तुम्हें नहीं चाहिए और तुम ले आए हो वही फिर जिंदगी का बोझ बनता है ना। बाद में पछताते हो कि ये क्या उठा लाए। और जो वास्तव में चाहिए उसके अभाव के शिकार हैं हम। जैसे कोई बच्चा कुपोषण का शिकार हो, उसके माँ बाप इतने मूर्ख कि उसको चॉकलेट ही चॉकलेट खिलाते हैं जो उसको चाहिए नहीं, और जो उसको फल चाहिए, सब्जियां चाहिए, वो कभी खिलाया नहीं। जो उसको नहीं चाहिए वो उसके शरीर में घुसकर बैठ गया, इतना मोटा हो गया है, वो मोटा खूब हो गया है, और साथ ही साथ कुपोषण का शिकार है। विटामिन नहीं है, मिनरल नहीं है, 100 और चीजें जो उसके शरीर में नहीं है, फैट बहुत सारा है। ऐसे हम हैं। जो हमें नहीं चाहिए हमारे पास बहुत है, जो चाहिए उसका बस अभाव है।